Hello everybody and welcome to Daily Current Affairs for 12th of April. So let's begin 5 important topics for the day and the first topic is Ladakh's wood carvings. तो बेसिकली आप देखोगे हाल ही में कई सारे प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया है, जिससे हमने देखा शॉर्ट वीडियो में कि वाराणसी पान को दिया गया है। इसी के साथ साथ आप देखोगे तो कहीं ना कहीं तिरूर बेते लीफ केरल का है, उसको भी दिया गया है। बासोहली पेंटिंग भी हमने देखा था जम्मू कश्मीर का है, जिसको जीआई टैग दिया गया है। तो करंट अफेयर्स के वीडियोस में हमने इसको ऑलरेडी कवर किया हुआ है। अब नेक्स्ट जो ऐड हो चुका है दैट इज लद्दाख का वुड कार्विंग। तो आप देखोगे कहीं ना कहीं इसको भी जीआई टैग दिया गया है। वुड कार्विंग को कहीं ना कहीं लद्दाख में अपने आप में एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ आर्ट माना जाता है हैंडीक्राफ्ट के फील्ड में। जैसा कि आपको पता होगा तो कहीं ना कहीं जीआई टैग 3 कैटेगरीज में दिया जाता है, नेचुरल, एग्रीकल्चरल और हैंडीक्राफ्ट। तो ये जो वुड कार्विंग है वो हैंडीक्राफ्ट में दिया गया है। बासोहली पेंटिंग को भी हैंडीक्राफ्ट में ही दिया गया है, जो कि जम्मू कश्मीर का पहला हो चुका था। साथ साथ आप देखोगे तो ये 5 मेजर फील्ड्स ऑफ नॉलेज का पार्ट है कि ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम जो है लद्दाख का उसको रिप्रेजेंट करता है। और ये जो कार्विंग्स है वो अपने आप में सोशल और रिलीजियस स्फीयर्स ऑफ लाइफ जो है उसको दर्शाता है। नेक्स्ट आप देखोगे तो ये इसका इस्तेमाल जो है वो चौकसे वगैरह बनाने में, जो कि लद्दाखी स्टाइल टेबल और उससे रिलेटेड है। जीआई टैग के बारे में देख लेते हैं तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं मोटा मोटा आप देखोगे तो जैसा कि हमने आपको बताया कि नेचुरल, एग्रीकल्चरल और हैंडीक्राफ्ट तीन कैटेगरीज के लिए दिया जाता है। जीआई एक्ट 1999 से इंस्पायर्ड है और इसके अलावा आप देखोगे तो 10 साल के लिए दिया जाता है, जो कि बाद में रिन्यूअल भी हो सकता है। और ये इंस्पायर्ड होता है डब्ल्यूटीओ के ट्रिप्स से। बेसिकली उस पूरे ज्योग्राफी में अगर कुछ यूनिकनेस है, जैसे कि सबसे पहला जो जीआई टैग दिया गया वो दार्जिलिंग टी को दिया गया। तो दार्जिलिंग का जो चाय है वो अपने आप में काफी मशहूर उसके बाद में हो गया था। तो ये पूरा का पूरा आप देख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा दैट इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अब ये चर्चा में क्यों है, तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि अमित शाह का जो मंत्रालय है, तो उन्होंने रेकमेंड किया है सीबीआई प्रोब, सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे। कहां पर? ऑक्सफैम इंडिया में फॉर द वायलेशन ऑफ एफसीआरए। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के खिलाफ ऑक्सफैम इंडिया के अगेंस्ट में कहीं ना कहीं सीबीआई के ऊपर एक कहा गया कि सीबीआई उसको इन्वेस्टिगेट करे, और ये होम मिनिस्ट्री का कहीं ना कहीं अभी देखने को मिल रहा है। नाउ इस एक्ट के ऊपर सवाल डेफिनेटली हो सकता है। ये बेसिकली एप्लीकेबल है टू ऑल एसोसिएशंस। ऑल मोस्टली कई बार हम एग्जाम्स में गलत मानते हैं, लेकिन यस, टू ऑल एसोसिएशंस, ग्रुप्स एंड एनजीओस जो बेसिकली फॉरेन डोनेशंस इनको मिलता है। तो जितने भी एनजीओ हैं या जितने भी फॉरेन और मतलब ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां फॉरेन फंडिंग मिलती है, उन सभी को कवर किया गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तो एफसीआरए रिक्वायर्स एवरी पर्सन और एनजीओ सीकिंग टू रिसीव फॉरेन डोनेशंस टू बी। नाउ किसको किसको बेसिकली उस एक्ट में रजिस्टर करना होगा। साथ साथ आपको अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन चाहिए तो आपको आपका अकाउंट जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में होना चाहिए, जिसका जो ब्रांच है वो दिल्ली में सिर्फ, ठीक है। तो ऑल ओवर इंडिया आप कहीं पर भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपका जो बैंक अकाउंट होना चाहिए वो एसबीआई दिल्ली ब्रांच में, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं उन पैसों का इस्तेमाल सिर्फ उस पर्पस के लिए किया जाए जिसके लिए मिला है। मान लीजिए आपका एक एनजीओ है जो एजुकेशन रिफॉर्म्स पे काम करता है, तो वो आप सिर्फ अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिलता भी है तो आप एजुकेशन एक्सपेंसेस ही कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे है एनुअल रिटर्न्स भी फाइल किया जाना चाहिए और ट्रांसफर नहीं किया जाना चाहिए फंड्स दूसरे एनजीओ को। मतलब आप एनुअल रिटर्न्स भी करो और दूसरा आप मतलब दूसरे एनजीओ को ट्रांसफर ना करो, ठीक है। तो ये कुछ कहीं ना कहीं पॉइंट्स है। प्रोहिबिशन, किसको डिबार किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने देखा कि किसको कवर करता है, अब किसको नहीं कवर करता है। तो कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शंस जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो, साथ साथ में जर्नलिस्ट्स और न्यूज़पेपर एंड मीडिया ब्रॉडकास्ट कंपनीज, मतलब ये वो हैं जो बेसिकली फॉरेन कंट्रीब्यूशंस नहीं ले सकते हैं। तो आप अगर चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं तो वो नहीं होगा। जर्नलिस्ट आप हो, नहीं मिलेगा। न्यूज़पेपर, मीडिया ब्रॉडकास्ट कंपनीज अगेन इसके दायरे से बाहर है। जजेस एंड गवर्नमेंट सर्वेंट्स, मतलब जो जजेस हैं और जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक है, एंड पॉलिटिकल पार्टीज और the office bearers and organizations of political nature। मोटा मोटा आप देखोगे तो बड़ा बड़ा जो पोस्ट है वो इसके दायरे से बाहर है, तो ये फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वैलिडिटी। तो ये बेसिकली 5 साल के लिए वैलिड होता है और इसके अलावा ये मतलब जो नॉर्म्स है उससे कंप्लाई करना चाहिए। जीआई टैग हमने देखा था 10 साल, ये एफसीआरए 5 साल, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अ सीड बैंक ऑफ प्लांट्स नेटिव ऑफ द अरावलीज, ठीक है। अरावली की बात करी जा रही है कि कहीं ना कहीं सीड बैंक जो है उसके अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे आप देखोगे सीड बैंक प्रोजेक्ट चल रहा है असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि अरावलीज में है और इसको जॉइंटली इंप्लीमेंट किया जा रहा है बाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। तो इनके द्वारा आप देखोगे और इसको 2015 में चालू किया गया था।
इस पर्पस से कि सैपलिंग्स दिया जाएगा, ठीक है, शहरों में, और ज्यादा से ज्यादा स्पीशीज को वापस लाया जाएगा जो इन्वेजिव स्पीशीज हो चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि सीड बैंक का मतलब क्या होता है। तो सीड बैंक एक प्रकार का जीन बैंक होता है जहां पे स्टोर किया जाता है सीड्स ऑफ फूड क्रॉप्स का और एनी रेयर स्पीशीज ऑफ प्लांट्स का। या तो फूड क्रॉप्स को स्टोर किया जाएगा या तो रेयर स्पीशीज ऑफ प्लांट्स को, जहां पे प्रोटेक्ट किया जाएगा उनको कि वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए, ठीक है। फिर सीड्स जो है वो टिपिकली उसको लो ह्यूमिडिटी पे रखा जाता है और कोल्ड कंडीशंस में, दैट इज अराउंड -20 डिग्री सेल्सियस, ताकि उनको प्रिजर्व किया जा सके लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो ये लो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर भी आप ध्यान रख सकते हैं। इम्पैक्ट क्या है इन्वेजिव स्पीशीज का। तो इन्वेजिव एलियन स्पीशीज जो है वो मतलब कहीं ना कहीं विदेशी, इन्वेजिव का मतलब ये है कि प्लांट्स, एनिमल्स, पैथोजेंस या बाकी के ऑर्गेनिजम्स जो कि नॉन नेटिव हो, मतलब वहां के लोकल नहीं है और वो उस इकोसिस्टम में आते हैं, ताकि कहीं ना कहीं एक्सटिंक्शंस जो देखने को मिलता है नेटिव प्लांट्स, उनके आने से जो नेटिव प्लांट्स हैं वो गायब होने लग जाते हैं और इससे उनका बायोडाइवर्सिटी भी कम होने लग जाता है। कॉम्पिटिशन जो है नेटिव ऑर्गेनिजम्स के साथ में वो बढ़ जाता है और इसके अलावा आप देखोगे तो हैबिटाट भी लॉस देखने को मिलता है। नेक्स्ट, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंडिग्नेंट इन्वेसिव स्पीशीज है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट सवाल आया है कि जूलीफ्लोरा क्या है। तो बेसिकली ये इंडिजिनस मतलब इंडिग्नेंट इन्वेसिव स्पीशीज है। नेक्स्ट, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बारे में। तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NGO है, ठीक है, जो कि एंगेज्ड है कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी रिसर्च में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इसका मिशन यही है कि नेचर को बचाना और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे फोकस करना, किस तरीके से, रिसर्च से, एजुकेशन से और अवेयरनेस से। नाउ सम इंपॉर्टेंट कर्व्स इन इकोनॉमिक्स, काफी इंपॉर्टेंट है एंड यहाँ पे थोड़ा आपका इकोनॉमिक्स भी बेसिक जो है वो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट कर्व्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो है दैट इज कुजनेट्स कर्व। तो कुजनेट्स कर्व जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उससे इनइक्वालिटी बढ़ेगा, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ इनिशियली होगा तो उससे इनइक्वालिटी बढ़ेगा, फिर उसके बाद में रिडक्शन होगा इनइक्वालिटी में। तो आप इस एग्जांपल से देख सकते हो कि मान लीजिए इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हो रहा है तो इनइक्वालिटी बढ़ रहा है, क्योंकि जिसके पास में पैसा है अब वो और पैसा वाला होता जा रहा है, बाद में फिर ये कम होता जाएगा क्योंकि कहीं ना कहीं फिर धीरे धीरे सब समान होंगे। लेकिन इनिशियली इकोनॉमिक ग्रोथ से इनइक्वालिटी बढ़ेगा, बाद में इनइक्वालिटी कम होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इस आइडिया को प्रपोज किया था साइमन कुजनेट्स ने और उन्हीं के नाम पे ये पड़ गया कुजनेट्स कर्व। इनिशियली इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इनकम ऑफ वर्कर्स और इन सब चीजों को दर्शाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लॉरेंस कर्व का सॉरी, तो लॉरेंस कर्व की बात कर लेते हैं। लॉरेंस कर्व बेसिकली आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इनकम से रिलेटेड ये है। लॉरेंस कर्व जो है वो इनकम इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। एग्रेरियन इकोनॉमी जो है उसका एक कॉमन एग्जांपल है। लॉरेंस कर्व एक तरीका है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को दिखाता है फॉर वेल्थ विद इन एन इकोनॉमी। मान लीजिए कि किस तरीके से पैसों को बांटा जा रहा है या डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, उसको ये दर्शाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इसको लॉरेंस ने डिस्कवर किया था, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन और इनकम किस तरीके से अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है, वही यहाँ पे पॉइंट है। इसका जो वैल्यू है वो 0 to 1 है। 0 मतलब कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मतलब उस तरीके से, और 1 मतलब कंप्लीट इनइक्वालिटी, मतलब अगर 0 है तो कंप्लीट इक्वालिटी होगा और अगर 1 है तो कंप्लीट इनइक्वालिटी होगा। ये यूपीएससी के लिए क्या डिटेल में हो सकता है, तो जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हैं कि 1 मतलब इनइक्वालिटी और 0 मतलब इक्वालिटी। लॉरेंस कर्व जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है गिनी कोएफिशिएंट के लिए भी, अभी हम आगे देख लेंगे इनइक्वालिटी के पर्सपेक्टिव से। और साथ साथ में आप देखोगे तो गवर्नमेंट पॉलिसीज इसका इस्तेमाल करते हैं कि किस तरीके से लोगों को टारगेट किया जाए, और भारत में गिनी कोएफिशिएंट जो है वो वर्ल्ड बैंक के आंकड़ा के हिसाब से 35.7 है। नेक्स्ट लाफर कर्व, तो ये बेसिकली लाफर इकोनॉमिस्ट हैं उनके द्वारा दिया गया है कि किस तरीके से टैक्स रेट्स और टैक्स रेवेन्यू का अमाउंट भारत सरकार कलेक्ट करती है, टैक्स रेट कितना है और उस पर रेवेन्यू कितना का रहा है, इसी चीज को लाफर कर्व दर्शाता है। तो डायरेक्ट सवाल आता है, आप जाकर के चेकआउट करिएगा तो डायरेक्ट सवाल आपको देखने को मिल जाएगा कि कौन सा कर्व है जो टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू को दर्शाता है। ऑप्शन में वही लॉरेंस, लाफर और गिनी इन तरीके से देंगे, तो आपको लाफर कर्व पता होना चाहिए। ये बताता है कि अगर टैक्स रेट्स बढ़ाया जाएगा एक सर्टेन लेवल से ऊपर तो फिर क्या होगा कि टैक्स रेवेन्यू जो है वो गिर जाएगा। जाहिर सी बात है लोग जो है वो डिस्करेज कर जाएंगे। अगर आप बहुत ज्यादा टैक्स भी लगा दोगे तो आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, कंपनीज ऑटोमेटिकली बाहर चली जाएंगी या लोग अपने आप बाहर जाने लग जाएंगे, तो एक लेवल के बाद वो भी अच्छा नहीं है। साथ साथ आप देखोगे तो ये जो थ्योरी है वो इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन को दर्शाता है कि किस तरीके से पॉलिसी और टैक्स रेट्स को हमें बनाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है दैट इज पीएम मुद्रा योजना। 8 साल कंप्लीट हो चुका है, अगेन एक स्कीम हमारा
तो पीएम मुद्रा योजना जो है वो काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, और लोन इतने का सैंक्शन किया गया है। खैर आप देखोगे तो यहाँ पे 51% अकाउंट्स जो है वो एससी एसटी और ओबीसी का है, और 69% जो है वो महिलाओं का। इन शॉर्ट इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहा है। नेक्स्ट आप देखोगे तो इजी अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट है, यानी कि 21% जो टोटल लोन्स है वो सैंक्शन किया गया है नए एंटरप्रेन्योर्स को सिर्फ, तो ये अपने आप में आसान तरीके से मिल जाता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का आंकड़ा कुछ है कि 1 करोड़ से ज्यादा जो है वो एडिशनल एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ है, तो ये एक अच्छी बात है। इस स्कीम के बारे में देख लेते हैं। तो ये मुद्रा जो है वो 2015 में लॉन्च किया गया था, इसलिए 8 साल पूरा हुआ है। अभी रिसेंटली हमने स्टार्टअप इंडिया स्कीम भी देखा है जहां 7 साल हुआ है। तो आप करंट अफेयर्स की वीडियोस को सिंसियरली फॉलो करिए, बिकॉज वहां आपका सब कुछ कवर हो रहा है। तो ये मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। लोन कितने का? तो मैक्सिमम जो लोन होगा वो 10 लाख का नॉन कॉर्पोरेट के लिए, नॉन फार्म स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस। तो ये फार्मिंग फील्ड में नहीं दिया जाता, नॉन फार्म फील्ड में, ठीक है। और ये 3 पिलर्स हैं, आपको नहीं ध्यान रखना है। बाकी आप देखोगे तो जो स्मॉल बिजनेस सेक्टर है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, एनबीएफसीज, ये सारे के सारे लोन देते हैं। मुद्रा डज नॉट लेंड डायरेक्टली टू माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, मतलब ये एक सिर्फ रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन का काम करता है, डायरेक्ट वो लेंड करने का काम नहीं करता। सवाल आ सकता है कि मुद्रा डायरेक्टली लेंड करता है, वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखोगे तो ये 3 कैटेगरीज में है। शिशु मतलब कि 50,000 तक का लोन, फिर किशोर तो 50,000 से 5 लाख तक का लोन, और तरुण 5 लाख से 10 लाख तक का लोन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये कोलैटरल फ्री लोन्स है, मतलब इसके लिए आपको कुछ कोलैटरल रखने की जरूरत नहीं होगी। और यहाँ पे डिसएडवांटेजेड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जैसे कि विमेन वगैरह, एससी एसटी, उनको प्रमोट किया जा रहा है। लोन्स जो है वो यूज किया गया है इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज के लिए। बाकी आप देखोगे तो उदय मित्रा पोर्टल भी इसी से रिलेटेड है। कुछ चैलेंजेस की बात कर लेते हैं तो एनपीए वगैरह या बैड लोन्स काफी ज्यादा है, लिमिटेड फंड्स है, साथ साथ में रीजनल डिस्पैरिटीज भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में कुछ है तो हो सकता है बिहार में कुछ होगा, तो रीजनल डिस्पैरिटीज भी आपको देखने को मिल जाएगा। लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी भी है, लोगों में उस तरीके से अवेयरनेस नहीं है, और आउटरीच भी कम है स्पेशली टू रूरल एंटरप्रेन्योर्स का। इसके अलावा कोलैटरल रिक्वायरमेंट्स जो है लोन्स का, वो बेसिकली आप देखोगे कि वैसे तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन कई बार मुश्किल हो जाता है कि अगर एकदम से कोई नया पहुंच जाए तो बैंक को जल्दी देने में मना कर देते हैं। और साथ साथ में लिमिटेशन जो है 10 लाख तक का, वो भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं उतना ज्यादा उनको नहीं समझ में आता या उससे ज्यादा उनको जरूरत होता है, तो ये भी एक पॉइंट है जो हम डिस्कस कर सकते हैं। कंक्लूजन ओवरऑल हम देखें तो ओवरऑल स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन कुछ चैलेंजेस को अगर हम टैकल कर ले तो ये स्कीम काफी परफेक्ट स्कीम होगा। वेल, ये हमारा आज का डेली करंट अफेयर्स था। एंजॉय किया होगा आपने, कुछ नॉलेज नया आपने जाना होगा, और वीडियो ऐसा पसंद आता है तो लाइक करिएगा। डेली करंट अफेयर्स को सिंसियरली फॉलो करिए, और आपको अगर जरा सा भी हेल्प होता है तो मैक्सिमम सोशल सर्कल तक अपने शेयर करिए, ताकि ये जो हम करंट अफेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको क्वालिटी कंटेंट के साथ ला पा रहे हैं, उसके लिए बस आप कंसिस्टेंसी बनाए रखिए कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, और ये जो व्यूज है उसको भी बढ़ाते रहिए, और अपना प्यार भी बनाए रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।